हम लोग प्रोजेक्ट रेल कोडरमा का जो है फिजिक्स का मॉडल सेट 3 हम लोग कर रहे हैं। मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 का सॉल्यूशन हम डाल चुके हैं पहले से। तो आज हम लोग मॉडल सेट 3 कर रहे हैं 12th क्लास का। तो इसे आप लोग ज़रूर कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन इसमें है, ज़रूर आ सकता है एग्ज़ाम में। 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर एडेड इन सीरीज कनेक्शन, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तीनों को क्या किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, C/3। सीरीज में जब हम लोग करते हैं तो सीरीज में करते हैं तो क्या होता है, C इक्विवेलेंट 1/C इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, 3/C होगा, तो C/3 हो जाएगा। तो आपका C सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स और यूनिट। तो इस पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो क्या होगा, तो इस पर क्या होता है, रिजल्टेंट जब डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो क्या रहता है, 0। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही होगा, ऑलवेज 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ये। द डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ई नोट, देखिए ये स्मॉल ई नोट यहाँ पे लिखना चाहिए, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट जो होता है उसको यहाँ पे लिखना चाहिए। तो एप्सिलॉन नोट विल बी, तो एप्सिलॉन नोट का जो है वो रिप्रेजेंटेशन किससे होता है, तो डायमेंशन से यहाँ पे दिया है। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं, इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा सॉल्यूशन इसका। ये देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2/r² होता है। तो के जगह पे क्या हम लोग लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो के जगह पे हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, Q1 × Q2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, Q1 × Q2/r² है। तो यहाँ से हम लोग को एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकालना है। तो एप्सिलॉन नोट इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई Q1 Q2/fr² हो गया। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो Q1 Q2 Q बराबर क्या होता है, IT। तो IT होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, A × T का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू mL/T-2 और यहाँ पे L² हम लोग करेंगे। तो एप्सिलॉन नोट का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से A² T² और यहाँ पे mL/3T-2 हो गया। चलिए तो अब यहाँ पर क्या हो गया, Q इक्वल टू IT हो गया, तो इसका स्क्वायर हम लोग कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नीचे में, तो क्या आएगा आपका m-1 T-3, ये आपका आंसर आएगा। तो चलिए आप इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसको बहुत अच्छा से ज़रूर कर लीजिएगा, और रट करके जाइएगा तो कभी नहीं बना पाइएगा। इसलिए आप प्रोसेस से देख लीजिए, इसी प्रोसेस से हमेशा ये निकालेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा है क्वेश्चन, इसलिए इसको आप ज़रूर करके जाइएगा, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का क्या होता है, SI यूनिट। तो P इक्वल टू क्या होता है आपका, Q × 2A। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कूलम मीटर। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, C आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक बाई ए कैपेसिटर, कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर देता है। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए यहाँ पे कैपेसिटर में क्या होता है, रिएक्टेंस जो होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस AC इक्वल टू क्या होता है, 1/ωc होता है। तो ये क्या है, 1/2 पाई FC के बराबर है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जब हम लोग 0 देंगे तो यहाँ से जो आएगा आपका वो क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो ये DC के लिए यहाँ पे क्या हुआ, इनफाइनाइट आ गया। इसका मतलब ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक बाई ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर किसको ब्लॉक कर देता है, तो ये DC करंट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, B आपका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन -6 माइक्रोकुलम एंड 4 माइक्रोकुलम। तो -6 और 4 माइक्रोकुलम के बीच का डिस्टेंस अभी 6 सेंटीमीटर है, उसको बढ़ा करके हमको 18 सेंटीमीटर करना है। कि इसके लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, Q × ΔV। तो यहाँ पे क्या होता है कि Q × ΔV होता है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग चार्ज है और दोनों। तो यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि दोनों के सिस्टम के बीच का पहले का पोटेंशियल एनर्जी कितना है और बाद का कितना है। और वो पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जो भी आंसर आएगा वही आपका सही आंसर होगा। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन आपको दिखाते हैं। इसका आंसर है आपका 2.4। तो इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि 2.4 कैसे आया है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं अब। तो ये देखिए आपका यहाँ पे वर्क डन बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो यहाँ पे क्या है, K Q1 Q2/R फाइनल माइनस K Q1 Q2/R इनिशियल। तो
तो यहाँ हो गया आर इनिशियल हो गया। अब के Q1 Q2 का हम कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो 1/r फाइनल माइनस 1/r इनिशियल हो गया। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं किसका, तो के का वैल्यू पुट किया 9 × 10⁹, फिर Q1 यहाँ 6 माइक्रोकुलम था, Q2 4 माइक्रोकुलम था, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था और 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसका हम लोग मीटर में चेंज कर लिए। फिर यहाँ से हम लोग क्या किए, इसका LCM लिए, और LCM लेकर के जब हम आगे सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद आपका ये सारा चीज़ प्रोसेस होगा। तो सोल्यूशन आप कर लीजिएगा आगे। तो सोल्यूशन करने के बाद जो आपका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.4 जूल। तो यहाँ पे सही आंसर आपका आ गया 2.4 जूल, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये प्रोसेस को याद रखिए, किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे डेटा चेंज करके आएगा, आपका सेम डेटा नहीं आएगा। तो आप ये आपका एक्चुअल में 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स के लायक तो नहीं था, ये 3 मार्क्स के लायक क्वेश्चन था, तो ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकता है, तो इसको आप सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली वो क्या है, रेस्ट में है, इज एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी गेन किया गया है वो कितना एनर्जी गेन किया गया है, तो यहाँ पे क्या होता है, W बराबर Q इंटू डेल वी होता है। तो यहाँ पे W बराबर क्या होता है, Q डेल वी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 1 वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 वोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी। तो 7 का सही आंसर यहाँ पे है आपका बी नंबर। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट कॉन्स्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ द करंट। तो 1 एम्पियर करंट कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कितना होगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल टू एनी से हम लोग बनाते हैं, Q की जगह पर 1 एम्पियर लिख देंगे क्योंकि टाइम 1 सेकंड। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका C सही आंसर होगा, 8 का C। चलिए अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ। तो ये पिछले सेट में भी था ये क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पूछ भी सकता है, क्यों है इंपॉर्टेंट, हर बार पूछता है, हमें भी पूछ भी सकता है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसके लिए होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर। ये क्या होता है, 10th क्लास का ये क्वेश्चन है, वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि नियत ताप पर। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एन इनफाइनाइट करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो इनफाइनाइट करेंट कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड का लिए क्या होता है, तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़ते हैं, बी इक्वल टू म्यू नोट बटा 4π/I/d, फिर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये सब हम लोग देखते हैं। तो ये डी का क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे देख लीजिएगा आप, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, और डिस्टेंस नीचे में लिख दिया है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो सही आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एम्पियर सर्किट लॉ स्टेट दैट। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बताता है, तो एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं। तो बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नोट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ बी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या होता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डी एल आ रहा है, तो डी एल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन इंटीग्रल है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ए। तो 12 का आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ L/R इज सिमिलर टू डैट ऑफ। तो L/R का डायमेंशनल फार्मूला किसके सिमिलर है, तो देखिए इसके बनाने का हम प्रोसेस आपको दिखाते हैं, वहाँ से आप आंसर देख सकते हैं। तो इसका तो सही आंसर आपका बी होगा, टाइम। लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं किस तरह से होता है ये सॉल्व। L/R का मान लीजिए किसी और का दे देगा तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो आप लोग सॉल्यूशन देख लें एक बार। तो ये देखिए सॉल्यूशन आपका, एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। तो यहाँ एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2πfl हो जाएगा। एल बराबर क्या हम लोग लिखेंगे, XL/2πf लिखेंगे। तो XL/2πf लिखेंगे। अब यहाँ से क्या हो गया, L/R, तो R से डिवाइड किए, तो यहाँ भी R से क्या हो गया, दोनों तरफ R से डिवाइड कर दिए। तो L/R का वैल्यू एक्सएल का क्या होता है, ओमेगा। तो यहाँ ओमेगा हो गया, और यहाँ 2π तो कांस्टेंट है। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, सेकंड इन्वर्स, तो सेकंड इन्वर्स हो गया। और ये भी ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया, कैंसिल। सेकंड इन्वर्स है तो 1/सेकंड, और फिर सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, टाइम। तो ये क्या है, टाइम का है। तो यहाँ पे बी का आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा आपका 13 का, ये
बी हो जाएगा टाइम, सही आंसर होगा। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी टाइम। नेक्स्ट है द एनर्जी डिसिपिएट इन LCR सर्किट। तो एनर्जी जो लॉस होता है वो सिर्फ क्या होता है, आर के अलॉन्ग होता है। तो आर के क्रॉस सिर्फ क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। एल और सी के क्रॉस नहीं होता है एनर्जी का लॉस, ठीक है। तो सिर्फ रेजिस्टेंस क्या करता है, लॉस करता है एनर्जी को, एनर्जी डिसिपिएट उसी को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका क्या होता है, वेबर। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, सी वेबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट पावर फैक्टर इज। अब देखिए यहाँ पे पावर फैक्टर पूछ रहा है किसके लिए, तो कैपेसिटिव सर्किट के लिए पूछ रहा है पावर फैक्टर। तो यहाँ पे कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर हम लोग क्या होता है, cos फाई होता है। तो ये देखिए पावर फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, cos फाई होता है। तो पावर फैक्टर होता है यहाँ पे cos फाई होता है। तो फाई का वैल्यू जो है वो कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों के लिए 90 डिग्री होता है। तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो 0, प्योरली इंडक्टिव सर्किट बोलेगा तो भी 0 होगा, और रिएक्टेंस अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर रहेगा तो फिर क्या होगा, 1 होगा। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ए। क्योंकि इसमें क्या होता है, लॉस नहीं होता है एनर्जी का, इसका मतलब लॉस नहीं हो रहा, मतलब पावर फैक्टर क्या होता है, 0। तो 16 का आंसर आपका हो गया, ए हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट। लाइट का प्रॉपर्टी कौन नहीं है, तो इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। हाँ ट्रेवल हो सकता है। इट हैज़ फाइनाइट स्पीड 3 × 10⁸ रखता है। इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, तो इससे एनर्जी का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है फोटोन के फॉर्म में। इट रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, ये गलत है क्योंकि वैक्यूम में भी जा सकता है, मीडियम में भी जा सकता है, तो इसलिए सिर्फ मीडियम का ज़रूरत है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। तो लाइट ईयर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा रेलवे ये सब हर एग्जाम में आता है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, ये आपका डिस्टेंस का, सॉरी हाँ ये किसका यूनिट है, ये आपका डिस्टेंस का यूनिट है। तो 18 का आंसर ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ये डिस्टेंस का यूनिट है। ये क्या होता है आपका डिस्टेंस, हम लोग यहाँ पे निकालते हैं सन के बीच का और अर्थ ये सब के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लाइट ईयर से हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एंड वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास और वाटर का, विथ रिस्पेक्ट टू एयर आर 3/2 एंड 4/3। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो ग्लास का दिया हुआ है 3/2, वाटर का दिया हुआ है 4/3, और किसका निकालना है, ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये क्या हम लोग लिख सकते हैं, म्यू ग्लास बाई म्यू वाटर। ग्लास का कितना दिया हुआ आपका, तो 3/2, वाटर का 4/3। तो हम लोग क्या करेंगे 3/2 इंटू 3/4, तो कितना हो जाएगा 9/8। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो 19 का सही आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया, 9/8। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन स्टेट है। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या बताता है कि लाइट में क्या होता है, दोनों तरह का नेचर होता है। तो ये क्या हो गया, ड्यूल नेचर। तो ये सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया, 20 का ए हो गया आपका। 21 नंबर क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन। जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ये क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करता है। तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड करेगा वो इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि E इक्वल टू क्या होता है, फाइनोट प्लस के ई, इक्वल टू फाइनोट प्लस के ई, और E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। अब जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, फाई तो कांस्टेंट रहता है, तो कौन बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा। तो जितना ज़्यादा हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी उसका बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21 का ए, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन और कंटेन इन यूरेनियम 92 न्यूक्लियस। अब यूरेनियम 92 न्यूक्लियस है, तो ये क्या है, न्यूट्रल दिया हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो जब कोई भी एटम न्यूट्रल रहता है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहता है, बराबर होता है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा, 92। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 92 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस बाय ऑफ द ऑर्डर ऑफ, बाय नहीं होगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना ऑर्डर का होता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी 10⁻17 इसको लिखना चाहिए था, 1017 लिख दिया गया है। एक्चुअल में क्या होगा 10⁻17 kg/m³ ये होगा।
तो यहाँ पर देखिए नीचे में भी मीटर पे पावर -3 लिख दिया है, यहाँ मीटर क्यों होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए। तो आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बॉन्ड इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कोई भी सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के चारों तरफ सिलिकॉन इस तरह से क्या करता है, शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे क्या होता है, शेयरिंग होता है। तो सही आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो बी आपका सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल ऑफ सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वैलेंस सेल जो है वो सेमीकंडक्टर का, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर में कितना होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका सही आंसर डी, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो इसमें क्या कह रहा है, सेमीकंडक्टर ऑफ बोथ पी एंड एन टाइप आर प्रोड्यूस बाय। तो पी और एन टाइप किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो कोवैलेंट सॉलिड के द्वारा, जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए क्या बोले थे कि जिसका बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है वो ना तो इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, वो सिर्फ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन का। तो वो कोवैलेंट बॉन्ड ही बना सकता है, वही क्या होगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। 4 से कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन दे कर क्या दे सकता है, 4 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, किसी से इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसलिए बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बी यहाँ पे आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विद फॉल ऑफ टेम्परेचर द फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। अब देखिए टेम्परेचर जब हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से सेमीकंडक्टर का जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, घटता हो। सॉलिड का इसका उल्टा होता है, क्योंकि अल्फ़ा का वैल्यू निगेटिव होता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगा मतलब एनर्जी गैप जो है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर घटाने से एनर्जी का जो गैप है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 27 का ए होगा, क्योंकि कंडक्टर का अपोजिट होता है इसमें। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पी टाइप सेमीकंडक्टर करेंट कंडक्शन। पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो करेंट कंडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो होल के द्वारा होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलता है तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, इन रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, नहीं वो फॉरवर्ड में होता है। नो करंट फ्लो, तो नो करंट भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज, तो हाँ इंक्रीज हो जाता है पोटेंशियल बैरियर। डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो हाँ डिप्लेशन लेयर का जो रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे आपका दोनों ऑप्शन सही है, सी भी सही है और डी भी सही है आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन लिखने में मिस्टेक किया गया है, तो सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, एक तरह का लाइट है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, लाइट के स्पीड के बराबर होगा। तो 3 × 10⁸ आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, EMF इज मेजर्ड इन। तो EMF किस में मेजर किया जाता है, तो V का यहाँ पर W = Q × del V होता है। तो यहाँ पे W/Q होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जूल पर कूलम होगा। तो EMF किस में होगा, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, जूल पर कूलम यहाँ पे है, बी में आपका है। नेक्स्ट है 1 kWh इज कॉमनली नोन है। तो 1 kWh को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। जो बिजली बिल हम लोग का आता है वो 1 यूनिट का आता है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 यूनिट आपका यहाँ पे सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी जूल आर इक्वल टू 1 kWh। तो 1 kWh कितना जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये भी आपका 10th क्लास से क्वेश्चन है, 10th क्लास में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या है, सी, 1 kWh। तो ये कितना होगा, 10⁻³ होगा वाट, और यहाँ पे आवर के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 3600 सेकंड, इतना यहाँ पे वाट इंटू सेकंड हो जाएगा। वाट इंटू सेकंड जो है वो जूल बन जाएगा यहाँ पे। तो आपका क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁻6 हो जाएगा। तो आपका सही आंसर यहाँ पे सी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, इफ़ द चार्ज इज मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, लो से कहाँ भेज रहे हैं हम लोग, हाई की तरफ भेज रहे हैं। तो लो से हाई में भेज रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट
35 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, चूज द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें कौन वेक्टर है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या है? स्केलर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो आपका डी यहाँ पे सही आंसर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इस तरह से हम लोग मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2 और मॉडल सेट 3 तीनों का हम सोल्यूशन आपको दे चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जैसे ही आपका फिजिक्स का एग्ज़ाम होगा हम तुरंत उसका सोल्यूशन आपके डालेंगे यूट्यूब पे। तो आप लोग फिजिक्स का एग्ज़ाम का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसका सोल्यूशन आप तुरंत मैच कर सकते हैं एग्ज़ाम दे करके 1 घंटा आने के 1 घंटा बाद कि आपका क्या सही आंसर है, अब कितना आंसर आ रहा है। तो हम लोग यूट्यूब चैनल पे उसका सोल्यूशन भी डालेंगे। तो इसलिए आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको तुरंत सोल्यूशन मिल सके एग्ज़ाम के पेपर का। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे ग्रुप में इसे फॉरवर्ड करें। ठीक है, थैंक यू।